मैं अपनी स्टोरी इसलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ कि बहुत सी बहनें मेरी ही तरीके परेशान है और प्रताड़ित है, और शायद मेरी ही तरीके उनके साथ चीज़ें हो रही होंगी। विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास करना बहुत ही गलत है। क्योंकि हमें तो ये समझाया जाता है कि नहीं नहीं, आप हमारी फैमिली की तरीके हैं, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं और आपकी हेल्प करेंगे। पर रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी ये होती है कि वो अपने बंदे को बचाते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं, कार्रवाई के नाम पे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और फिर चीज़ें ये होती हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अगर रविशंकर फौज में है, आर्मी में जॉब करते हैं, और कहीं पे भी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, थाना हो, कचहरी हो, कहीं पे भी मैं बोलूंगी, सोशल मीडिया पे भी बोलूंगी, तो उनके ऑफिस का या फिर जो भी है उनका वो नाम आएगा। मैं कब तक छुपा लूंगी? और मैं छुपा भी रही थी कि चलो चीज़ें सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए। जब वो चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी तो लास्ट में वो चीज़ें तो आएंगी, क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं कौन सी रेजिमेंट है, रविशंकर का सर्विस नंबर क्या है, रविशंकर की रैंक क्या है। कब तक मैं ना बोलूं? मैं एक तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, ये चीज़ें ओपन होकर के नहीं आए, बट जब अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो जब चीज़ें बढ़ती रहेंगी धीमे धीमे, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। और ये सब चीज़ों में मेरी गलती नहीं है। ठीक टाइम से, सही समय पे अगर एक्शन होता रेजिमेंट की तरफ से, तो शायद आज मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलती। और रही बात फौजी घर में जाके क्या करता है, फौजी ऑफ ड्यूटी हो, ऑन ड्यूटी हो, वो फौजी ही होता है। डिसिप्लिन होता है उसके अंदर। वो घर जा करके किसी होटल में रहे, किसी खेत में जाके दूसरी औरत के साथ रहे, या अपनी बीवी बच्चों को जान से मार दे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पुलिस स्टेशन? नहीं। मेरी मजबूरी है कि अगर मैं रविशंकर के लिए कहीं पे भी बोलती हूं तो सबसे फर्स्ट आ जाता है कौन सी रेजिमेंट का बंदा है। अब ऐसे में मैं कब तक ना बोलूं, मेरे को ये बताया जाए। और ये स्क्रीनशॉट जो मैं आज दिखा रही हूं, मैं दिखाना नहीं चाह रही थी। आप समझो, 27 फरवरी की बात है ये, 27 फरवरी की बात है। अगर मैं चाहती ना तो यही मुद्दा बना करके मैं 1 मार्च को मैं सोशल मीडिया पे आई हूं, सबसे फर्स्ट पहला वीडियो मेरा यही होता। पर मैंने तब भी नहीं बोला। मैं सिर्फ अपने बारे में बोल रही थी। बाकी मेरे और रेजिमेंट के बीच में क्या बातें हो रही हैं, लेटर में क्या हो रहा है, मैंने ये चीजें कभी नहीं बोली। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट था, मुझे ये था कि मेरे को न्याय मिल जाएगा। पर मैं और मेरा बच्चा जो है परेशान हूं, और न्याय के नाम पे बार बार धोखा खाए, तो इससे बेटर है तो मैं चीजें बोल दूं, सारा ओपन होकर के एकदम ओपन वर्डों में बोल दूं। फिर ये नहीं होना चाहिए कि एक देश का फौजी ये भी कर सकता है, क्योंकि पता सबको है कि क्या क्या करता है, पर बोलना कोई नहीं चाहता। और ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ अपने फौजी पति के लिए बोल रही हूँ, रविशंकर के लिए बोल रही हूँ। तो कोई भी दूसरा बंदा अपने ऊपर मत लेना। अपने ऊपर अगर आप लेते हैं ये चीज, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तुलना रविशंकर जैसे नीच इंसान से कर रहे हैं। क्योंकि आगे तो अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है रविशंकर के लिए, सच। धन्यवाद। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे वीडियोस जो होते हैं मेरे रियल लाइफ पे होते हैं, और मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। और अभी तक मैं बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोल रही थी, सिर्फ रविशंकर के लिए बोल रही थी। पर अभी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो हुई हैं, हो रही हैं, हुई हैं। वो मुझे इसलिए भी बोलनी पड़ रही है ना, क्योंकि लोगों को भी पता चले कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, न्याय के नाम पे नहीं होनी चाहिए।
कि कुछ लोग अपने बंदे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा भाई सामने वाली जो है वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं, पर नहीं, अन्याय कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था, मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि मेरे घर में 2 लोग आए थे यूनिफॉर्म में। ये तो पहला हुआ था मेरे साथ कि मेरे घर पे लखनऊ में आए थे। फिर कॉम्प्रोमाइज के लिए मेरे फादर, जो कि मेरे फादर रायबरेली में रहते हैं, मेरा मायका रायबरेली में है, वहां पे भी गए हैं। गए नहीं है मतलब जा रहे थे, पर मैंने जब जो है कॉल करके मैसेज करके इस चीज़ का जवाब मांगा, तब शायद रोका गया होगा उन्हें रेजिमेंट की तरफ से या कुछ भी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज मुझे करना है, सिग्नेचर मुझे करने हैं। मेरे फादर या मेरे भाई के सिग्नेचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। पर हाँ, हो सकता है गलत जो है एफिडेविट बना के कोई पेश कर दे, तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोग तो उस हद तक भी चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ये दिखाना है कि हमने केस सॉल्व कर दिया। रियलिटी क्या है किसी को कुछ पता नहीं। तो बात करती हूँ, सीधे सीधे मुद्दे पे आती हूँ। मेरे पापा, मेरा मायका जो है रायबरेली में, और मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर है। तो मैं मेन रायबरेली की ही रहने वाली हूँ। तो जो है फरवरी का ही टाइम था। जनवरी में तो लोग आए ही थे, वो यूनिट से आए थे। फरवरी का टाइम था। 23 फरवरी को जो है डेट, 23 फरवरी को रविशंकर घर आए थे, और घर से जो भी सामान था वो लेके गए थे चोरी करके। मैंने थाने में भी रिपोर्ट लिखाई थी, और कहेंगे तो वो चीज़ भी मैं लगा दूंगी, जो थाने में मैं दे के आई थी एप्लीकेशन, वो भी मैं लगा दूंगी। और जो मेरे पास जो है थाने से कॉल आया था जिसके बाद मेरे घर में चोरी हुई है, मैं वो नंबर, वो मैसेज भी लगा दूंगी। उस टाइम पे मैंने पुलिस के ऊपर जो है विश्वास किया, तब शायद मेरे घर में जो मेरा थोड़ा बहुत सामान था, मेरा एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारा चला गया था फरवरी में 2024। थाना पुलिस तो इधर चल ही रहा था रविशंकर की वजह से। जो मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो रविशंकर ने चुरा ही लिए थे लखनऊ आकर के। फिर रविशंकर सडनली जो है उनके घर जाते हैं एकदम से, जिन्होंने मेरी शादी कराई थी, बिचौनिया, हमारे यहाँ अगवा बोलते हैं, वो समझो। पर वो भी अगवा थे, मतलब उन्होंने सिर्फ लड़का बताया था, और बाकी बातें मेरे पापा और रविशंकर के फादर ने की थी। रविशंकर उनके यहाँ गए थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब से ही, वो भी हैं, उनके फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं, मतलब हमारे पापा के साथ ही थे। तो रविशंकर उनके घर गए। हम एक ही सरकारी कॉलोनी में रहते थे, मैं और जिन्होंने मेरी मतलब शादी कराई थी, वो, तो मैं उनको मामा कहती थी। रविशंकर भी उन्हीं के रिलेशन में आते हैं, दूर का रिश्ता है। ये बात अलग है कि रवि रंडीबाज हैं, ये बात उनको शायद नहीं पता थी। शायद उन्हें पता होती तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देते, इतना तो मुझे पता था। पर कहते हैं ना, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता है कि वो क्या है। और सॉरी, मेरे वर्ड बहुत से लोगों को बुरे लगेंगे कि मैंने ये वर्ड बोला, पर ये रियलिटी है रविशंकर की, जो कि फौज की नौकरी करते हैं और भाग गए हैं, और इसी रीजन के साथ वजह से बंदा भाग के गया है। ठीक है, तो वो उनके घर गए, मेरे मामा के घर गए। मेरे मामा मतलब वो जिन्होंने मेरी शादी कराई थी, उनके घर गए। वहां पे पैर पकड़ के बंदा रोया है कि जो है दिल्ली से सीनियर काउंसलर आ रहे हैं, सीनियर काउंसलर दिल्ली से आ रहे हैं, और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए, शानू के पापा के, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो रविशंकर का कहना था कि आप चलो, मेरे मामा, जो मामा थे, उनसे बोला कि आप चलो, और वो सीनियर अफसर जाएंगे और रविशंकर जाएंगे, इतने लोग, मतलब 3-4 लोग जाएंगे मेरे घर, मेरे मायके, डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए। इधर तो मैं थाना पुलिस में, रविशंकर ने मेरे को उलझा रखा था बार बार, क्योंकि थाने से मेरे को बार बार कॉल आ रहे थे, बार बार बुला के बैठाया जा रहा था। ये फरवरी का टाइम था, फरवरी
2024, ये 22 से ये 28 तक के बीच की बात थी कि एक तरफ उसने मेरे को बंथरा थाने में भिड़ा दिया, उधर से पुलिस मेरे को बुला रही है, मेरे को डेली डेली सुबह शाम जाना पड़ रहा है बच्चे को लेके। उस टाइम पे मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे थे। ये चीज मैंने रेजिमेंट में भी कॉल करके बताई थी कि सर बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं मेरे को इस टाइम पे रविशंकर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि ये था कि आप आ जाओ रेजिमेंट। तो मैं रविशंकर के ऊपर 1 मिनट भी नहीं वेस्ट कर सकती, मतलब एक सुई की नोक के बराबर भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बच्चे के फाइनल एग्जाम चल रहे थे 9th क्लास के, और मैं अपने बच्चे को लेकर के थाने में बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे घर में जो भी था मेरे पास जमा पूंजी वो सारा चला गया था लास्ट में। और सबसे मेन था प्रिंस का आधार कार्ड वगैरह जो ज़रूरी होता है, आधार कार्ड, और मेरे एटीएम थे, और मेरे आधार कार्ड था, मेरा पैन कार्ड था, ये भी चला गया था उसके साथ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे मामा के यहाँ गए, वहाँ पे पकड़ के पैर रोए हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट की उन्होंने। तो मेरे घर पे कॉल जाती है। इस बीच पहले आप थोड़ा सा ये सुनिएगा कि जब मैं थाने में बैठी थी तो मेरे पास एक बंदे का बार बार कॉल आ रहा था, एक आदमी का अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रहा था मेरे पास जब मैं थाने में बैठी थी। वो मेरे से ये बोल रहा था कि आ, मैं समझाता हूँ आपको, आप थोड़ी सी चीज़ें समझिए। मतलब वो एक तरीके से मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो मैं पुलिस कंप्लेन कर रही हूँ ये गलत है, जो मैं यूनिट में आवा में मतलब रेजिमेंट में और आवा में जो मैं कंप्लेन कर रही हूँ ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, आपसी सहमति से बातें सॉल्व करनी चाहिए। तो मैंने उसको यही बोला था, अगर आप रवि की तरफ से, रवि के वकील के तौर पे आप मेरे को समझा रहे हो तो आपको पहले उन औरतों के घर पे जाके समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं करें, किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। मैंने उस इंसान को यही बोला। तो उसका था कि आप रैबली आ जाओ बात करने के लिए। मैंने कहा नहीं, अगर आपको रेजिमेंट ने बोला है कि आप मेरे को समझाओ, मेरे से बात करो, तो आप लिखित तौर पे आओ। मतलब एक होता है ना कि रिटर्न में दे दिया आपने कि आप मेरे को जो है समझा रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो मेरी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो ये बात मेरे को लगा यहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद रवि ने जाके वहां पे बोला। उसके बाद मेरे फादर ने मेरे को पास कॉल किया नाइट के टाइम पे, वही 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि उनके पास भी रात में ही कॉल गया था। 27 की रात, 27 फरवरी की रात में मेरे पापा के पास कॉल आया मामा की तरफ से कि दिल्ली से कोई सीनियर अफसर आ रहे हैं और वो बात करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे साइन लेना है फादर के मेरे। तो मेरे को बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। मैंने कहा जब मैंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, और उसी टाइम पे मेरे बच्चे के फाइनल एग्जाम चल रहे हो, और ऐसा अगर हो रहा तो रेजिमेंट को डायरेक्ट मेरे को चीज़ें बतानी चाहिए, किसी और के थ्रू चीज़ें मेरे को पता चल रही हैं। और उस मीटिंग में जो मेरे फादर के साथ मीटिंग होनी थी रायबरेली में, उस मीटिंग में मैं नहीं पहुंच सकती थी। वो मीटिंग 28 तारीख को थी और उसका टाइमिंग था 8 बजे से 9 बजे सुबह का, और मेरे बच्चे के एग्ज़ाम थे, प्रिंस का एग्ज़ाम था। तो अगर मैं उस प्रिंस को जो है 5:45 बजे भी भेजती स्कूल और उसके बाद मैं पहुंचने की कोशिश करती, तो उस मीटिंग में मैं पहुंच ही नहीं पाती। तो मुझे गुस्सा इस चीज़ का आया कि अगर कोई मीटिंग रखी गई है तो मेरे को क्यों नहीं बताया गया, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। ये तो वही बात हो गई जैसे जनवरी में मेरे यहाँ घर पे लोगों को भेज दिया गया और उसके बाद मेरे को बताया नहीं गया। अब फरवरी में मेरे फादर के यहाँ लोगों को भेजा जा रहा है और मुझे पता नहीं। मेरे पास रविशंकर के सीनियर का नंबर था, मैंने उनको मैसेज किया। रात का टाइम था, मैंने उनको 10:09 पे मैसेज किया नाइट में, क्योंकि कॉल का उतनी रात में कॉल नहीं कर सकते किसी को भी। तो मैंने उनको मैसेज किया। मैं आपको मैसेज पढ़ के सुना रही हूँ और मैं मैसेज लगा भी दूंगी, ठीक है। मैंने बोला सर दिल्ली से कौन से सीनियर अफसर आ रहे हैं जो कल मेरे फादर के घर रायबरेली जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए 8 AM से 9 AM के बीच में।
जबकि मैंने बोला था कि मेरे बच्चे के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं 26 फरवरी से। 26 तारीख से प्रिंस के एग्जाम स्टार्ट होते हुए थे, और मतलब मैंने ये बोला था। और मेरे यहाँ जो है 28 तारीख को जो है फादर के यहाँ ये मैं 27 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को रात में मेरे फादर के यहाँ ये मैसेज किया था कि दिल्ली से काउंसलर आ रहे हैं, सीनियर अफसर आ रहे हैं। दूसरे दिन उनका रिप्लाई आया। अब सुबह भी मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं रैबली पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं, और मेरे फादर ना पढ़े लिखे नहीं है एकदम। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट साइन करने के उस पर ये लोग कुछ और ही साइन करा लें जिससे मेरे को प्रॉब्लम हो जाए। मैंने उनके सीनियर को ये चीज़ भेजी थी लिख के, क्योंकि मैं लेटर नहीं भेज सकती थी। आपको स्क्रीन में दिखेगा नहीं ये चीज़, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी बाद में। उधर से रिप्लाई मेरे को आया 28 को आया, मेरे को 5:45-6 बजे के लगभग वो सर का रिप्लाई आया कि पता नहीं मैडम जी, पता करके देखता हूँ मैं। मतलब वो पता करके बताएंगी कि कौन से सीनियर आ रहे हैं मुझे करके, क्योंकि अगर दिल्ली से या फिर कहीं से भी सीनियर किसी के, पहली बात तो किसी के भी उस घर पे नहीं जाता, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक जो है केस के लिए वो एक एक पर्सन के घर पे जाए काउंसलिंग कराने के लिए, ये कभी भी नहीं होता। तो जो लेडीज़ें कंप्लेन कर रही हैं वो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि होते हैं साथ के लोग। जब 5:45 बजे उन्होंने ये मैसेज किया तो मेरा भी दिमाग खटक रहा था। मैंने कहा मेरे पास कॉल आया था, कहीं ऐसा तो नहीं है वही बंदा ये मेरे घर पे दिल्ली का सीनियर अफसर बन करके जा रहा है जिसका मैसेज गया है। फिर मैंने उस इंसान के पास कॉल किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और तुम मेरे घर पे एक सीनियर अफसर के तौर पे जा रहे हो। उस बंदे का मेरे को नाम भी पता है, वो रविशंकर की ही रेजिमेंट का है, लालगंज का ही रहने वाला है, रवि के साथ ही रहते हैं। मैं चाहती तो उनका नंबर भी यहाँ पे पोस्ट कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि रेजिमेंट को ये चीज़ पता थी कि नहीं पता थी। उस इंसान को जो मेरे घर में सीनियर अफसर बन के जा रहा था उसको ये चीज़ पता थी कि नहीं पता थी, बट मेरे घर पे ये मैसेज गया है था, और इसका सबूत भी मैं दे सकती हूँ। जिस इंसान के पास ये पकड़ के पैर रो के आए हैं ना, कभी भी हुआ तो वो भी आके बोल देंगे जो भी सच्चाई होगी। फिर जब मैंने उनके पास उन जो थे उनके पास जो है कॉल किया, जिनका कॉल मैंने बताया था ना कि थाने में मेरे पास एक इंसान का कॉल आ रहा था बार बार, अननोन पर्सन नंबर से, उनको मैंने कॉल किया, उस नंबर पे मैंने कॉल किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और तुम मेरे घर पे जा रहे हो सीनियर अफसर बन के, रिटर्न में दोगे? वो भी आर्मी में ही है, रविशंकर की ही रेजिमेंट में है, रविशंकर के ही साथ है और लालगंज का रहने वाला है, रविशंकर के साथ ही छुट्टी आया था शायद। इस पे भी मतलब यूनिट को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, उनकी रेजिमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि कोई भी ऐसे 420 बाहर जाके नहीं कर सकता। क्या एक्शन लिया गया उन पे मेरे को नहीं पता, रविशंकर पे क्या एक्शन लिया गया मेरे को नहीं पता। और उसके बाद रविशंकर के जिस सीनियर को मैंने ये मैसेज किया था ना कि सर ऐसी ऐसी बात है, जिन्होंने मेरे को ये बताया था कि पता नहीं मैडम जी, मैं पता करके देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने भी मेरे पास कॉल नहीं किया कि कॉल करके बताया हो कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं की है, हमारी तरफ से कोई नहीं आ रहा है। तो जब आप लड़िए ना अपने लिए तो दिमाग और आंखें खोल के लड़िए।